ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तराखंड में विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के साथ आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडेय की विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के विकास के लिए 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 15,626 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और 2,573 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। आज जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया उनमें 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना, ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत देवप्रयाग से श्रीकोट सड़क का चौड़ीकरण व अन्य कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज ही दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बन जाने से दिल्ली देहरादून की बीच यात्रा के समय में कमी आएगी। उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल। उत्तराखंड में विकास के कई सारे उपाय किए गए हैं, क्या मुख्य है? विकास कार्यों में अगर आप बात करें, जहां तक डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है तो उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा की तो हमें सहायता केंद्र से विभिन्न योजनाओं में मिली। चाहे वो 22,000 करोड़ का आपका ऑल वेदर प्रोजेक्ट रहा हो, जिसमें चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी रिंग रोड का निर्माण, इसके अलावा जो ये बरसों से हरिद्वार देहरादून रुका पड़ा था उसका निर्माण, इसके अलावा जो रिंग रोड एक बन रही है हमारे राज्य में, साथ ही साथ ट्रेन का नेटवर्क जिस तरह से कर्णप्रयाग की बहुत तेजी से काम हुआ और हजारों करोड़ रुपया योजना पे लगा। और अब चारों धाम को ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना, 1 रुपए में हर घर नल का कनेक्शन, हर घर जल के तहत। आपने 4 धाम की बात की तो उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के विकास के लिए भी कई सारे उपाय। जी, निश्चित रूप से बद्रीनाथ को एक स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है, उसमें काम चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, बिल्डिंग हो गई है। और केदारनाथ को अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने का काम जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग लगातार करते रहते हैं, वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है। 2000 में राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2017 तक उतना बजट एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं मिला जितना हमें 2017 से 2021 तक भारत सरकार से प्राप्त हुआ। तो जो भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ जब इस राज्य में 10,000 प्रतिदिन के हिसाब से कोविड में लोग संक्रमित आने लगे तो उस संक्रमण को रोकना और रोकने के बाद विकास को ट्रैक पर पुनः वापस राज्य को लाना और तमाम उन लोगों को जो प्रभावित लोग थे, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स रहे हों, उनके रूप में उन्होंने जो काम किया उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो सेक्टर प्रभावित हुए, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स के लोगों को अलग से सहायता राशि दे करके उनके साथ खड़े होने की कोशिश करना। अगर हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर में इस राज्य में जहां नंबर ऑफ आईसीयूज मुश्किल से 12-14 होते थे, आज सैकड़ों में हमारे यहाँ आईसीयूज हैं। आज हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स हैं। हॉस्पिटल्स को जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने का काम किया, अपने आप में हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। कोरोना काल में आपने किसानों को ही मदद की और कैसे मदद पहुंची? बात देखिए, किसानों के लिए जिस तरह हमने कोविड पीरियड में आप देखेंगे, एक तो सारे प्रतिबंध से किसानों को मुक्त रखा ताकि उन पे कोई असर न पड़े। इसके अलावा पहली बार जो कोविड से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क हमने एग्रीकल्चर में पहली बार इनपुट के रूप में किसानों को उपलब्ध कराए। साथ ही साथ लगातार उनको 12,500 क्लस्टर्स के माध्यम से 10 लाख पर क्लस्टर इनपुट उनको उपलब्ध कराने का काम किया। उनको बीजों में 75% सब्सिडी, पॉली हाउसेज के लिए 90% सब्सिडी, आपका ड्रिप इरीगेशन में 80% सब्सिडी, एंटी हिलनेट में 75% सब्सिडी, मैकेनाइजेशन में 80% सब्सिडी और साथ साथ मार्केटिंग का ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि किसान के और खरीदार के बीच में से मिडिल मैन जो उसको गायब कर सके। तो ये तमाम तरह की जो हम लोगों ने इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में की, उसके साथ हम मशरूम के माध्यम से हजारों नौजवानों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना और इस राज्य को सेहत के क्षेत्र में एक हब बनाने के लिए हर जनपद की एक न्याय पंचायत को कंप्लीटली मधु न्याय पंचायत के रूप में स्थापित करने के लिए 80% सब्सिडी पर उनको बी बॉक्सेज उपलब्ध कराना। ये जो हमने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए। इसके अलावा हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट इस राज्य में कराई, जिसमें 17,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। एक समस्या आती, पर्वतीय अंचल में पानी की समस्या है, उसको निपटने के लिए क्या उपाय किए गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल, जल जीवन मिशन, इसके माध्यम से आज हम उत्तराखंड राज्य के हर घर में कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, मात्र 1 रुपए में। और इसकी कार्यवाही गतिमान है, कनेक्शन लग गए हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछ रही है। तो ये इस राज्य में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। समस्या बिजली की है, पर्वतीय अंचल ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली की समस्या देखने में। देखिए, आज हमें रुचि इस बात की है कि आज 100% हम सैचुरेशन की स्थिति में है और हमारे विलेजेज तो 100% इलेक्ट्रीफाइड हुई। अब हमने अपने राज्य के हर गांव की तोक को भी, जो हेलमेट्स होते हैं, उनको भी हम लोगों ने इलेक्ट्रीफाइड करने का काम किया। तो आज सड़क, बिजली, पानी, इन समस्याओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी नए
कॉलेज महाविद्यालय खोल के कि ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके। ये लगातार प्रयास किए गए और ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारी। गांव की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, खासकर दूरस्थ अंचल में, वो बेचारी लकड़ी काटने जाती हैं, लकड़ी काट करके उसको जलाने के काम में लाती, उससे खाना पकाती। उस क्षेत्र में कुछ क्या है? देखिए, हमने एक तो उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री की थी, इसके साथ में जो लोग उज्ज्वला योजना से छूटे उनको हमने राज्य सेक्टर से भी ठीक उसी कंसेप्ट पर उज्ज्वला के तरह ही हम लोगों ने उनको गैस उपलब्ध करने का काम किया। ठीक इसी तरह से आयुष्मान योजना भारत सरकार ने की बीपीएल के लिए, अंत्योदय के लोगों के लिए। हमने अपने राज्य के हर नागरिक को अटल आयुष्मान योजना जो राज्य स्तर पर लॉन्च की, उसके माध्यम से उसको हमने एक स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच देने का काम किया। इसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए आपने देखा कि हमने 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए किसानों और महिलाओं के समूहों के लिए बिना ब्याज के ऋण 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने का काम किया। जो वर्षों से योजना थी जो बहुत पूरी यहाँ पे चलती थी कि बिटिया जब 12वीं पास करेगी तो उसको पैसा मिलेगा, पर वर्ष 16, 17, 18 में ये योजना बंद कर उसको पैसा नहीं मिल पाया। योजना बदलने के कारण तो हजारों इन बच्चियों को उनका धन उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया गया। तो इससे तमाम ऐसे निर्णय लिए गए जो महिला कल्याण, नौजवानों के कल्याण, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। कृषि के क्षेत्र में खासकर पर्वतीय अंचल में जो लोकल उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद, उनको मार्केटिंग के लिए क्या उपाय किया? पूरे देश का पहला राज्य थे, मिलिट्स था, उसमें जिस तरह से मिडिल मैन किसान को ठगने का काम करता था और उत्पादक को कम पैसा मिलता था, कंज्यूमर को महंगा मिलता था और मिडिल मैन ज्यादा लेता था, उसको रोकने के लिए हम पहला राज्य है जिन्होंने अपने यहाँ एक कॉर्पोरेट फंड बनाकर सीधे मंडी परिषद के माध्यम से किसान के उत्पाद को खरीदने का काम प्रारंभ किया और किसान को एमएसपी देने का काम किया। इसी तरह मार्केटिंग बोर्ड में भी यही काम करने जा रहे हैं, जो हमारा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है कि हमारा जो पेरिशेबल जो हमारे आइटम्स है, चाहे वो सब्जियां हो या फल हो, उनको हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदा जाए और उसकी मार्केटिंग करना, मार्केट हमारा सरकार के जो बोर्ड ढूंढे, लेकिन किसान को उसके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिले। एक समस्या और आती है कि जो पहाड़ों में पलायन देखने को मिल रहा है, सीमावर्ती गांव खाली हो रहे हैं, पलायन रोकने के लिए क्या उपाय राज्य सरकार का? हमने जो काम किया वो ये किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम इनपुट में रियायतें किसान को दी। हम 2.3% खेती पर ऑर्गेनिक खेती करते थे जब हमारी सरकार बनी। आज हम 50% खेती पर इस राज्य की हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और 12,500 क्लस्टर्स के माध्यम से 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर है, 50 किसान मिनिमम एक क्लस्टर में जुड़े हैं, तो 6 लाख किसानों को एक क्लस्टर में 10 लाख रुपए का इनपुट दे करके उसके साथ खड़े होने का प्रयास किया गया ताकि जो खेती है उसको रोजगार का साधन बन सके। 670 न्याय पंचायतों के राज्य में हमारी परिकल्पना थी कि हम हर न्याय पंचायत में एक फार्म्स मशीनरी बैंक खोल दें। 670 न्याय पंचायत इस राज्य में, लेकिन आज 1600 से ज्यादा फार्म्स मशीनरी बैंक और करीबन 184 कस्टम हायर सेंटर हमने खोले हैं। एक जो बड़ा आरोप राज्य सरकार पे लगाती है, बेरोजगारी एक चुनौती बन गई राज्य के लिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कर रोजगार दो तरह का होता है, एक है प्रत्यक्ष रोजगार, एक है अप्रत्यक्ष रोजगार। डायरेक्ट रोजगार की आप बात करें तो हमने प्राइवेट सेक्टर्स में, मैंने आपसे कहा, जिस तरह से इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, जिस तरह से सरकारी क्षेत्र में हमने 22-23 हजार लोगों को रोजगार देने का काम किया और 22,000 की आसपास नौकरियां पाइपलाइन में हैं। इसके साथ साथ जो अप्रत्यक्ष रोजगार है, यानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना, नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, हमारा हनी बी के माध्यम से जो हमने आपसे कहा कि 80% सब्सिडी, मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना, ये तमाम तरह की इंडस्ट्रीज में हमने एमएसएमई के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और एक आपका स्टार्टअप के माध्यम से जो हम लोगों ने तमाम तरह के जो कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किए, ये भी रोजगार देने का काम था और इसके माध्यम से भी लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया। ये विपक्षी दल का आरोप हो सकता है कि रोजगार नहीं दिया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगर आप सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, अगर आप सड़कें बना रहे हैं, बिजली की लाइनें बना रहे हैं, पानी की लाइनें बना रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। सरकार के 5 साल होने जा रहे हैं, क्या खास उपलब्धियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इस राज्य में जिस तरह से कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पे था, हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, इस राज्य में जो भारत सरकार की ओर से जो करीबन 1 लाख करोड़ की हमें मदद मिली, ये आने वाले समय में इस राज्य के लोगों को रोजगार देने में बहुत बड़ा ये वरदान साबित होंगी, ये चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड के माध्यम से हो। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर सबमिट करके नरेंद्र तिवारी जी ने इस राज्य में रोजगार की शुरुआत की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से एक इंडस्ट्रियल पैकेज लेने के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर 17,000 करोड़ का निवेश हुआ। उसके बाद जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिडकुल 2 के नाम से भी एक औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन इस बार हम लोगों ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर सबमिट करके कई हजार करोड़ के यहाँ पर प्रस्ताव किए, इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएमएफएमई जो योजना है
उसके माध्यम से 1591 प्रोसेसिंग यूनिट हमें मिली है, जिसमें 35% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। हमने टॉपअप करके 25% सब्सिडी राज्य सरकार से करके 60% सब्सिडी देकर हम इस राज्य के नौजवान को एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। ये 5 साल पूरे होने को है, आपने कई सारे वायदे किए थे, कितने वायदे पूरा हो गया, कितने काम बचे रहे, क्या चुनौतियां? संक्षेप देखिए, हमने जो कहा था वो किया। चाहे जन भावनाओं के अनुरूप गैर सैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रश्न हो, चाहे भ्रष्टाचार को जो हमने कहा था मिटा करके इस राज्य में पारदर्शी सरकार देंगे, पारदर्शी सरकार देने का प्रश्न हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को पैदा करेंगे, वो काम हमने किया। इस राज्य में महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम योजनाएं लाके महिलाओं को सम्मान देने का काम हमने किया। तो मैंने आपसे कहा कि हमारा जो कहना था, हमने जो कहा सो किया, अब भी जो कहेंगे वो करेंगे। इस सिद्धांत पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना को चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का फैसला वापस लिया गया, इस पर लोगों को कहना है कि सरकार निर्णय फैसला वापस ले रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोकतंत्र में कानून जनता के भले के लिए बनता है, जनता पर इम्पोज करने के लिए नहीं। अगर किसी कानून का जनता पर अगर रिएक्शन हो तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपसी सहमति से उन कानूनों को वापस भी लिया जाता है। तो हमने वही जन भावनाओं का समादर करते हुए उस कानून को वापस लेने का काम किया। जहां तक मोदी जी ने किसान कानून वापस लिए, तो आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों के हित में वो ये कानून लाए थे और राष्ट्र हित में इस कानून को वापस ले रहे हैं। हमारे यहाँ हमने जब ये संदेश ये जाने लगा कि सरकार 30 पुरोहितों के, पंडा समाज के जो हकूक है उनके खिलाफ काम करने जा रही है, शायद हम लोगों को भी उसमें उनकी बातों को बहुत ज्यादा उनसे इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। जब हमने बिल लागू किया उसके बाद जो वास्तव में इस पर पूरी सब लोग एक शीर्ष नेता जो थे हमारे ध्यानी जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, उनकी रिपोर्ट वापस आई। उसके बाद सतपाल महाराज जी स्वयं मेरे और शिवचंद्रन जी के उसमें एक सब कमेटी बनी। हमने जब परीक्षण किया तो लगा कि वास्तव में इस कानून को वापस लिया जाना आवश्यक है, और जो हमारा कमिटमेंट था कि 30 नवंबर तक हम इसका समाधान कर देंगे, और हमने 30 नवंबर से पहले इसको वापस लेने का काम किया। तो आप जनता के विचारों को सुन के निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, जनता का प्यार भी मिलेगा, जनता आपको सम्मान भी देगी, और उसी भावना पर चलते हुए हमने इस देवस्थानम बोर्ड के जो कानून है उसको वापस लिया। अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने हैं, किन मुद्दों पर आपकी पार्टी किन मुद्दों चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि इस राज्य के हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इस तरह हमने अटल विद्यालय बना के इस राज्य में तमाम विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने का काम किया। आज इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, तो पलायन की समस्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे को किस तरह से हम नए नए रिफॉर्म्स के साथ मजबूत कर सकें, ताकि गांव में बैठे व्यक्ति को भी वो बाहर बड़े शहरों में बैठे बच्चे के मुकाबले उसके बराबर उसको एक्सपोजर मिल सके, उसको वो शिक्षा मिल सके, और महिलाओं का सम्मान, आत्मसम्मान बना रहे, नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़े जो जनसंख्या के साथ साथ लगातार इससे बढ़ती हैं। सैनिक कल्याण के क्षेत्र में कौन से? देखिए, सैनिक कल्याण के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए उसमें आप जानते हैं कि शहीदों के परिवार के एक आदमी को जो पहले नहीं होता था, अपने राज्य में उनके आश्रित को नौकरी देने का काम करेंगे। एक सर्टेन धनराशि उनको देने की बात की, और सबसे बड़ी बात, एक सैन्य धाम लाकर सरकार ने सैनिक बाहुल्य इस राज्य में सैनिकों के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता है, जो उनके प्रति सम्मान है, उसको दिखाया। एक सैन्य धाम इस राज्य में स्थापित हो रहा है, जहां हर शहीद के गांव की घर की मिट्टी को ला करके उस धाम का निर्माण किया जा रहा है। तो सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के हमेशा उद्देश्यों में रहा है, और वो इस सैन्य बाहुल प्रदेश में जिस तरह से भारत सरकार भी सैन्य बाहुल प्रदेश के सम्मान, चाहे वो उनको सेवाओं में आरक्षण देने का प्रश्न हो, चाहे शहीदों के नाम पर स्कूलों का, संस्थाओं का नामकरण का प्रश्न हो, ताकि उनकी याद को चिरायु बनाया जा सके, इस पर हम आगे बढ़े। और इस बारे में ये 1 रैंक 1 पेंशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह दी, जिस तरह कई सालों से सैनिकों की मांग हुआ करती थी, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हमारी सरकार ने लगातार सैनिकों का सम्मान किया और सैनिकों का सम्मान करती है। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के साथ आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडेय की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।